हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में। और मैं हूं सबा परवीन और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी 2025 के लिए जीके जीएस की क्लास, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और ये हमारी क्लास 60 है और इससे पहले हम 59 क्लासेस ही कर चुके हैं। और आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे 17 सितंबर 2022 के शिफ्ट 1 के जीके जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एमसीक्यू। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। सो फर्स्ट है, राजस्थान की कौन सी नदी सूख गई थी लेकिन एक गैर सरकारी संगठन तरुण भारत संघ की सहायता से ग्रामीणों के प्रयासों से पुनर्जीवित हो गई। तो राजस्थान की कौन सी नदी जो कि सूख गई थी लेकिन एक गैर सरकारी संगठन तरुण भारतीय संघ की सहायता से ग्रामीणों के प्रयासों से पुनर्जीवित हुई। तो ये कौन सी नदी थी? लूनी नदी, अरवारी नदी, सरस्वती नदी या भागीरथी नदी? तो यह नदी थी अरवारी नदी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, अरवारी नदी। फिर अब हम बात करें यहाँ पे लूनी नदी, तो ये कहाँ से निकलती है? तो लूनी नदी यह निकलती है अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला, पुष्कर घाटी, नागा पहाड़ियों से यह निकलती है। ठीक है, अरावली पर्वतमाला, पुष्कर घाटी, नागा पहाड़ियों से लूनी नदी निकलती है। ठीक है, सरस्वती नदी तो ये तो लुप्त हो गई है। ठीक है, फिर बात करें भागीरथी नदी, तो यह निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख नामक स्थान से निकलती है। ठीक है ना, भागीरथी नदी यह गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख नामक स्थान से निकलती है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। सो नेक्स्ट है, तमिल को भारत की शास्त्रीय भाषा कब घोषित किया गया? तो यहाँ पे पूछा गया है कि तमिल को भारत की शास्त्रीय भाषा कब घोषित किया गया है। तो शास्त्रीय भाषा कब घोषित किया गया है तमिल को? 2007, 2005, 2004 या 2006 में? तो तमिल को भारत की शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया है, तो ये घोषित किया गया है 2004 में। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 2004 में तमिल भाषा को शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया है। ठीक है, तो और अब तक कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? तो 2025 के हिसाब से अभी तक 11 शास्त्रीय भाषाएं। ठीक है ना, 11 शास्त्रीय भाषाएं हैं अभी तक। तो कौन कौन सी है ये 11 शास्त्रीय भाषाएं? तो सबसे पहले तो है तमिल। ठीक है, तमिल, फिर तेलुगु, फिर संस्कृत, कन्नड़, मलयालम, उड़िया। ठीक है, फिर है मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली। ठीक है, ये 11 शास्त्रीय भाषाएं हैं। ठीक है, तो तमिल, तेलुगु, संस्कृत, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली। ठीक है, ये 11 शास्त्रीय भाषाएं हैं। ओके, चलिए तो हम नेक्स्ट करते हैं। सो नेक्स्ट है, प्रथम होम रूल लीग की स्थापना डैश द्वारा की गई थी। तो प्रथम होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बिपिन चंद्र पाल, सुरेंद्रनाथ टैगोर, चंद्रशेखर आजाद या बाल गंगाधर तिलक के द्वारा? तो प्रथम होम रूल लीग की स्थापना यह की गई थी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। राइट आंसर है ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा प्रथम होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1916 में। और कहाँ? तो ये हुई थी बेलगांव में। ठीक है, 1916 में बेलगांव में प्रथम होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। और इसके तुरंत बाद ही एनी बेसेंट, ठीक है ना, एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की। ठीक है ना, होम रूल लीग की स्थापना की थी इन्होंने 1916 में मद्रास में। ठीक है,
तो बात करें कि प्रथम होम रूल तो बाल गंगाधर तिलक, और उसके बाद एनी बेसेंट ने किया था 1916 में मद्रास में, ठीक है ना। ओके, अब हम बात करें यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक के बारे में। तो बाल गंगाधर तिलक, इन्हें लोकमान्य तिलक के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। लोकमान्य तिलक के नाम से इन्हें जाना जाता है बाल गंगाधर तिलक को। बाल गंगाधर तिलक यह भारतीय अशांति का जनक भी कहा जाता है, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है। और बाल गंगाधर तिलक ने इन्होंने 2 पत्रिकाएं चलवाई थी, ठीक है ना। 2 पत्रिकाएं चलवाई थी, जो कि केसरी जो मराठी भाषा में थी, ठीक है, और मराठा जो कि अंग्रेजी भाषा में था, ठीक है। तो इन्होंने 2 पत्रिकाएं चलवाई थी, केसरी और मराठा। तो केसरी मराठी भाषा में और मराठा अंग्रेजी भाषा में, ठीक है। और बाल गंगाधर तिलक यह लाल बाल पाल की तिकड़ी में शामिल थे, ठीक है ना। लाल बाल तिकड़ी में यह शामिल थे बाल गंगाधर तिलक। ओके, फिर बात करें बिपिन चंद्र पाल, तो बिपिन चंद्र पाल यह भी लाल बाल पाल तिकड़ी में शामिल थे, ठीक है। बिपिन चंद्र पाल यह राष्ट्रवादी थे। सुरेंद्र नाथ टैगोर ये कौन थे, ठीक है ना। सुरेंद्र नाथ टैगोर, तो सुरेंद्र नाथ टैगोर यह एक लेखक और अनुवादक थे, ठीक है ना। लेखक और अनुवादक थे, ठीक है। सुरेंद्र नाथ टैगोर इन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर की कई रचनाओं को अंग्रेजी में अनुवाद किया था, ठीक है ना, सुरेंद्र नाथ टैगोर ने। फिर बात करें हम यहाँ पे चंद्रशेखर आजाद यह इन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की पुनः स्थापना की, ठीक है ना। पुनः स्थापना की या पुनर्गठित किया, ठीक है ना। चंद्रशेखर आजाद ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का पुनर्गठित किया था। ओके, चलिए, सो नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा उदासीनी अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है, ठीक है। तो ये है CaO प्लस H2O एरो CaOH2, राइट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए, तो नेक्स्ट करते हैं। सो नेक्स्ट है त्रिक में मध्य तत्व होता है। तो त्रिक में मध्य तत्व होता है पहले और तीसरे तत्व का औसत परमाणु द्रव्यमान, राइट आंसर है ऑप्शन डी। ओके, चलिए, तो नेक्स्ट करते हैं। निम्नलिखित में से किस संक्रमण के वायरस प्रतिरक्षा तंत्र में जाता है और उसके कार्य को क्षति पहुंचाता है। तो इनमें से किस संक्रमण में वायरस प्रतिरक्षा तंत्र में जाता है और उसके कार्य को क्षति पहुंचाता है। कैंसर, मलेरिया, HIV एड्स या आंत्र ज्वर। तो जो कि संक्रमण में वायरस प्रतिरक्षा तंत्र में जाता है और उसके कार्य को क्षति पहुंचाता, तो ये है HIV एड्स, राइट आंसर है ऑप्शन सी HIV एड्स। ओके, चलिए, तो नेक्स्ट करते हैं। चंद्रमा की सतह से एक अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखेगा। तो चंद्रमा की सतह से एक अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखेगा, नीला, सफेद, काला या लाल। तो उसे आकाश दिखेगा काला, राइट आंसर है ऑप्शन सी काला। नेक्स्ट करते हैं। सो नेक्स्ट है लार में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम स्टार्च को जोड़ता है जो एक जटिल अणु तथा सरल शर्करा देता है। तो इनमें से कौन सा लार में एंजाइम स्टार्च को जोड़ता है जो कि एक जटिल अणु तथा सरल शर्करा देता है। लार ट्रिप्सिन, लार पेप्सिन, लार एमाइलेज या लार लाइपेज। तो इनमें से जो कि एंजाइम स्टार्च को तोड़ता है वो है
लार एमाइलेज। राइट आंसर है ऑप्शन सी, लार एमाइलेज। ओके, चलिए। सो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा कथन गलत है ये हमें बताना है। ओके, सबसे पहला है मेथेनोइक अम्ल बिच्छुओं पौधों की पत्तियों द्वारा स्रावित होता है। तो मेथेनोइक अम्ल बिच्छुआ पौधों की पत्तियों द्वारा स्रावित होता है, तो ये कथन तो सही है। फिर है एसिटिक अम्ल सिरके में पाया जाता है, तो ये भी सही है। ओके, फिर है जब मुंह का pH 5.5 से कम हो जाता है तो दांतों में सड़न शुरू हो जाती, तो यह ऑप्शन भी सही है। फिर है मुंह में मौजूद बैक्टीरिया मुंह में मौजूद बचे हुए भोजन कणों के विघटन से बेस का उत्पादन करते हैं, तो यहाँ ये ऑप्शन गलत है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र और गुजरात में सर्वाधिक लोकप्रिय रूप से मनाए जाने वाला फारसी नववर्ष के नाम से जाना जाता है और यह ईरानी कैलेंडर की शुरुआत का प्रतीक है। तो महाराष्ट्र और गुजरात में सर्वाधिक लोकप्रिय रूप से मनाए जाने वाला फारसी नववर्ष डैश के नाम से जाना जाता है और यह ईरानी कैलेंडर की शुरुआत का प्रतीक है। तो ये क्या है? नवरेह, वस्तु बरस, नवरोज या लोसुंग। तो ये जो कि गुजरात और महाराष्ट्र में सर्वाधिक लोकप्रिय रूप से मनाया जाता है, फारसी नववर्ष के नाम से जाना जाता है, तो ये है नौरोज त्योहार। ओके, राइट आंसर है ऑप्शन सी, नौरोज त्योहार। चलिए तो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य ने किस नहर के कारण अपनी खोई हुई हरियाली पुनः प्राप्त की? तो राजस्थान राज्य ने किस नहर के कारण अपनी खोई हुई हरियाली पुनः प्राप्त की? ठीक है, सरहिंद नहर, मूनक नहर, आगरा नहर या इंदिरा गांधी नहर। तो ये है राइट आंसर इसका, इंदिरा गांधी नहर के कारण अपनी खोई हुई हरियाली पुनः प्राप्त की है राजस्थान राज्य ने। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से कौन से घटक आवश्यक हैं? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन से घटक आवश्यक हैं? तो इसमें है कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, ये प्रकाश संश्लेषण के घटक आवश्यक घटक है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। सो नेक्स्ट है, देवमाली चोटी भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो देवमाली चोटी भारत के किस राज्य में है? उड़ीसा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश या कर्नाटक। तो देवमाली चोटी ये है उड़ीसा में। राइट आंसर है ऑप्शन ए, उड़ीसा। ओके, चलिए नेक्स्ट है, विक्रम साराभाई पत्रकारिता पुरस्कार डैश के क्षेत्र में दिया जाता है? तो विक्रम साराभाई पत्रकारिता पुरस्कार यह दिया जाता है अंतरिक्ष विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान के क्षेत्र में। राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट करते हैं। सो नेक्स्ट है, मार्च 2022 तक केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री कौन थे? तो मार्च 2022 तक की बात है यहाँ पे। तो केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री तो ये थे गिरिराज सिंह। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने से संबंधित है? अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 51। तो इनमें से कौन सा अनुच्छेद है? तो ये है अनुच्छेद 50। राइट आंसर है ऑप्शन बी, जो कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने में संबंधित है। ओके, नेक्स्ट है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट टेंडर्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर 2021 के अनुसार भारत विश्व स्तर पर दुनिया का डैश हथियार आयातक है। तो भारत विश्व स्तर पर दुनिया का डैश हथियार आयातक है, तो यह दूसरा सबसे बड़ा। राइट आंसर है ऑप्शन ए, दूसरा सबसे बड़ा। नेक्स्ट है,
वह कार्यात्मक समूह जिसमें एक से अधिक ऑक्सीजन परमाणु होते हैं। तो वह कार्यात्मक समूह जिसमें एक से अधिक ऑक्सीजन परमाणु होते हैं, तो ये होते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल में। राइट आंसर है ऑप्शन सी, कार्बोक्सिलिक अम्ल। नेक्स्ट है, हम मनुष्यों को पेट्रोलियम उत्पादों पर अपनी निर्भरता क्यों कम करनी चाहिए? तो हम मनुष्यों को पेट्रोलियम उत्पादों पर अपनी निर्भरता कम करनी चाहिए क्योंकि पेट्रोलियम की मात्रा सीमित है। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन डी। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, 1700 दशक में राजस्थान में अमृता देवी बिश्नोई समुदाय का ऐतिहासिक योगदान क्या था? तो 1700 के दशक में राजस्थान में अमृता देवी बिश्नोई समुदाय का ऐतिहासिक योगदान जो था, तो ये था उन्होंने अपने क्षेत्र में पेड़ों की कटाई रोकने के लिए अपनी जान दे दी। ओके, तो राइट आंसर है ऑप्शन डी। चलिए तो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने भारतीय क्रिकेटरों के लिए 2022-23 सत्र के लिए केंद्रीय अनुबंध सूची को अंतिम रूप दे दिया है। निम्नलिखित में से किस वरिष्ठ खिलाड़ी ने 2022 में ग्रेड ए का दर्जा खो दिया? तो इन चारों में से विराट कोहली, चेतेश्वर पुजारा, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह में से किस वरिष्ठ खिलाड़ी ने 2022 में ग्रेड ए का दर्जा खो दिया है? तो ये खो दिया है चेतेश्वर पुजारा। राइट आंसर है ऑप्शन बी, पुजारा। ओके, नेक्स्ट है, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी के तहत दिए जाने वाले शिशु ऋण की सीमा डैश है? तो माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी के तहत दिए जाने वाले शिशु ऋण की सीमा है 50,000 रुपये तक। राइट आंसर है ऑप्शन बी, 50,000 रुपये तक। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। अंग्रेजों ने 1850 में डैश की अवधारणा पेश की जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया। तो अंग्रेजों ने 1850 में रेलवे की अवधारणा पेश की थी। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन डी, रेलवे की अवधारणा पेश की जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना को महत्वपूर्ण से प्रभावित किया था। ठीक है, तो भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी 1853 में। ठीक है ना, पहली रेलवे लाइन चली थी, पहली रेलवे यात्रा जो कि बॉम्बे से ठाणे के बीच चली थी। ठीक है ना, बॉम्बे से ठाणे के बीच चली थी और इसकी शुरुआत किसने की थी? तो ये की थी लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है, डलहौजी ने इसकी शुरुआत की थी, इसलिए डलहौजी को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है। ओके, भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है डलहौजी को, और इसने 1853 में पहली रेलवे लाइन शुरू की थी जो कि बॉम्बे से ठाणे चली थी। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, रमजान इस्लामी कैलेंडर का डैश महीना और उपवास का पवित्र महीना है? तो रमजान इस्लामी कैलेंडर का 9वां महीना है। ठीक है ना, राइट आंसर है ऑप्शन ए, 9वां महीना और उपवास का पवित्र महीना है। इसमें 30 दिन के रोजे रखे जाते हैं, उसके बाद ईद मनाई जाती है जिसे ईद उल फित्र कहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार का संवैधानिक निकाय नहीं है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, निर्वाचन आयोग, नीति आयोग, संघ लोक सेवा आयोग। तो इनमें से भारत सरकार का संवैधानिक निकाय नहीं है तो वो है नीति आयोग। ओके, राइट आंसर ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, हेलियोस वार्म अनुसंधान मिशन को लॉन्च करके नासा निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य हासिल करना चाहता है? तो हेलियोस वार्म अनुसंधान मिशन को लॉन्च करके नासा यह सूर्य की गतिशीलता की समक्ष में सुधार हासिल करने का लक्ष्य हासिल करना चाहता है। ठीक है ना, सूर्य की गतिशीलता की समझ में सुधार के लक्ष्य हासिल करना चाहता है। राइट आंसर ऑप्शन ए। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, दिए गए रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए हाइड्रोजन सल्फाइड के कितने अणुओं की आवश्यकता होती है? तो यहाँ पे समीकरण है SO2 प्लस H2S एरो 3S प्लस 2H2। तो इनमें समीकरण को संतुलित करने के लिए हाइड्रोजन सल्फाइड के कितने अणुओं की आवश्यकता होती है? तो ये होती है 2। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन सी,
2 अणुओं की आवश्यकता होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी में निम्नलिखित में से किस समूह में कोई धात्विक तत्व नहीं है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह में कोई धात्विक तत्व नहीं है? तो यह नहीं है समूह 17 में। राइट आंसर है ऑप्शन सी, समूह 17, जिसे हैलोजन के नाम से भी जाना जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, अगस्त 2022 तक भारत सरकार ने 2017 की बाल संरक्षण सेवा योजना को किस मिशन के अंतर्गत हासिल कर लिया है? तो अगस्त 2022 तक भारत सरकार ने 2017 की बाल संरक्षण सेवा योजना को किस मिशन के अंतर्गत हासिल कर लिया? तो यह इन्होंने कर लिया था वात्सल्य मिशन के अंतर्गत। राइट आंसर है ऑप्शन सी, वात्सल्य। चलिए नेक्स्ट है। नेक्स्ट है, डैश की कुंडली में धारा की दिशा बदलने के लिए कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। तो डैश की कुंडली में धारा की दिशा बदलने के लिए कम्यूटेटर का उपयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है डीसी मोटर और डीसी जनरेटर दोनों। राइट आंसर है ऑप्शन डी। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, छोटे कण डैश और डैश रंगे के प्रकाश को सबसे अधिक बिखेरते हैं। दूसरी ओर बड़े कण डैश और डैश रंगे के प्रकाश को सबसे अधिक बिखेरते। तो छोटे कण में बैगनी और नीला रंग के प्रकाश को सबसे अधिक बिखेरते हैं, और दूसरी ओर छोटे कण लाल और नारंगी रंग के प्रकाश को सबसे अधिक बिखेरते हैं। द राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बैगनी, नीला, लाल, नारंगी। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, भारत में एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम डैश से क्रियान्वित किया जा रहा है। तो भारत में एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम ये कब से क्रियान्वित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है 1889 से 90। राइट आंसर है ऑप्शन सी। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, नवंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रिकेटर टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया? तो 2021 में किसी भारतीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया? BBS लक्ष्मण, अनिल कुंबले, सचिन तेंदुलकर या राहुल द्रविड़ को? तो भारतीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया 2021 में, तो ये किया गया था राहुल द्रविड़ को। राइट आंसर है ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, धातुओं की अभिक्रियाशीलता श्रृंखला के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे कम अभिक्रियाशील है? सीसा, जस्ता, मैग्नीशियम या लोहा? तो इनमें से कौन सी धातु है जो कि सबसे कम अभिक्रियाशील है? तो ये है सीसा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, सीसा यह सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, उदासीनीकरण अभिक्रिया की प्रक्रिया में मुख्य उत्पाद क्या है? तो उदासीनी अभिक्रिया की प्रक्रिया में मुख्य उत्पाद है जल और नमक, यानी कि H2O और नमक। राइट आंसर ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट है, मार्च 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को, ठीक है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को किस अवधि तक बढ़ा दिया? सितंबर 2022, सितंबर 2024, सितंबर 2023 या सितंबर 2025? तो कब तक बढ़ा दिया गया है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को? तो ये बढ़ाया था सितंबर 2022 तक। ओके, राइट आंसर है ऑप्शन ए। तो ये थी हमारी आज की क्लास। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।